Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, Nehru on modernity. This lecture is specially designed for the students of MA, UGC NET and UPSC aspirants. Let's begin the topic. Nehru on modernity. Nehru, first Prime Minister of independent India, a great philosopher, nationalist, agnostic, secular personality who guided Indian national movement. He was very close ally of Mahatma Gandhi and follower of Mahatma Gandhi as well. However, Nehru was a philosopher or disciple of Gandhi, but even then, Nehru has a different vision. Nehru had differences with Gandhian perspectives of development and modernity. As we all know that Gandhi was not in favor of large-scale development, but Nehru was in favor of large-scale development. So that's why after independence, mixed model of development was adopted. Okay, so let's begin. Nehru basically known for his scientific temper. नेहरू जाने जाते हैं अपनी वैज्ञानिक छवि के लिए. वो पहले ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझा कि भारतीय समाज को अगर तरक्की करनी है, मॉडर्न होना है, आगे बढ़ना है, तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा. नेहरू जी जानते हैं कि हमें मॉडर्न होने की बहुत ज़रूरत है और मॉडर्न सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकली हमने मॉडर्न होना है या मशीनें ही इंपोर्ट करनी है, ऐसा नहीं है. अपने आउटलुक को भी चेंज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना है. हमें इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन से बाहर निकलना है और हमें रैशनैलिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए अपनी रूटीन लाइफ में. हमारा जो भारतीय नागरिक है उसे साइंस का सहारा लेके अपने ये जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, जो अविद्या का अंधकार है, ये जो अंधविश्वासों का जो अंधकार है, इसको दूर हटाना होगा और एक मॉडर्न व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी राष्ट्र की तरक्की हो सकती है. नेहरू जी कहते हैं कि ज़िंदगी का जो एसेंस है वो साइंस है. साइंस के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती है. और आज की दुनिया में जो आदमी साइंटिफिकली डेवलप नहीं है, एडवांस नहीं है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो एक समाज है, चाहे वो एक राष्ट्र है, क्योंकि बिना विज्ञान के वो आगे नहीं बढ़ सकता. क्योंकि नेहरू इस बात को भली भांति जानते थे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्ज़ा इसलिए किया और इतनी आसानी से इसलिए कर लिया क्योंकि हम साइंटिफिकली एडवांस नहीं थे, हम साइंटिफिकली और रैशनली नहीं सोचते थे. अगर हम साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते तो आज हम गुलाम नहीं होते. वो इसलिए नेहरू कहते हैं कि आज की जो सोशल सिस्टम है वो उसको साइंस का सहारा लेना चाहिए और उस साइंस को इंडियन सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम दोनों को गाइड करना चाहिए. मतलब कि हमें सोसाइटी में हर लेवल के ऊपर, हर स्फीयर के ऊपर साइंस की ज़रूरत है. ही वॉज अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज इनहेरिटेड in nurturing science and technology in a society where thought processes were governed by traditional mores. ऐसी बात नहीं है कि नेहरू इस बात से सहमत पता नहीं था उन्हें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान भी हैं, और ख़ासकर भारत जैसे समाज में जहाँ पे लोग अभी एडवांस नहीं हुए हैं, अभी लोग जो हैं ट्रेडिशनली सोचते हैं, अभी फ्यूडल मेंटेलिटी है, अभी भी जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस होता है, डिस्क्रिमिनेशंस होता है. ऐसे समाज में एकदम से हम एक्सपेक्ट करें कि वो पूरी तरह से साइंटिफिक बन जाएगी, ये गलत होगा, ये ऐसा सोचना. दूसरी बात ये है कि एक कल्चरल लैग की सिचुएशन भी इमर्ज हो जाती है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन थॉट कहाँ से इंपोर्ट करेंगे,
क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ऑल ऑफ ए सडन आ सकती है, लेकिन थॉट आने में समय लगता है, कल्चर चेंज होने में समय लगता है। इसलिए एक मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में एक लैग वाली स्थिति क्रिएट हो गई है, जो एक क्राइसिस को जन्म देती है। क्योंकि हम दफ्तर में कुछ और हैं लेकिन घर में कुछ और हैं, हमें जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और है, और हमारी असल ज़िंदगी में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कुछ और है। इसलिए नेहरू इस बात से भी अवगत थे बेहतर तरीके से, ठीक है। लेकिन वो हमेशा ही साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे। वो कहते थे कि पर फिर भी हर समस्या का हल यही है कि हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा। इसलिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आप देखिए, उसमें भी एक फंडामेंटल ड्यूटी आती है। वो ये कहती है कि भारत के नागरिकों की ये ड्यूटी है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाएं, वो उनके एक नागरिक होने का कर्तव्य है। नेहरू इंडियन साइंस कांग्रेस को एक बार संबोधन कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था? पॉलिटिक्स लेड मी टू इकोनॉमिक्स and this led me inevitably to science and the scientific approach to all our problems and to life itself। नेहरू ये कह रहे थे कि इस राजनीति ने मुझे एक अच्छा क्या बना दिया? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स की फील्ड का माहिर बना दिया, और इकोनॉमिक्स की जानकारी के लिए मुझे साइंस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और मुझे लगता है कि साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे सोसाइटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है। It was science alone that could solve these problems of hunger and poverty, insanitation, illiteracy, superstition, deadening customs and traditions। नेहरू का पूरा पक्का विश्वास था कि जो साइंस है उसके पास हर समस्या का हल है। हमारा देश गरीबी का शिकार है, अनपढ़ता का शिकार है, बेरोज़गारी का शिकार है, गंदगी का शिकार है, अंधविश्वासों का शिकार है, पुरानी सड़ी गली परंपराओं का शिकार है। उन सब से हम, उन बीमारियों से हम तभी निजात पा सकते हैं अगर हम साइंस के रास्ते पे चलेंगे। नहीं तो ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं इस समाज को हमेशा ही बीमार बनाए रखेंगी, और ये समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम आज़ाद भी हो जाएंगे तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है जब तक हम इन बीमारियों से आज़ाद नहीं होते, इन सामाजिक बुराइयों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते। Like his father, Nehru was an agnostic. Nehru had never been able to absorb the religious devoutness of his mother। नेहरू जो थे उनका धर्म में इतना विश्वास नहीं था। उनकी माता हालांकि बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, लेकिन माता की वो जो भक्ति थी उसका नेहरू के जीवन में कोई ज़्यादा असर नहीं था। In spite of his over 30 years contact with Gandhi ji, whose prophetic personality impressed everyone, Nehru continued and in fact remained agnostic। हालांकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में रिलीजन का बड़ा रोल था, उनकी पर्सनालिटी में रिलीजन का बड़ा रोल दिखता है, रिफ्लेक्शंस दिखती हैं उनकी राइटिंग्स में, उनके लिटरेचर में सब कुछ दिखती हैं। और गांधी और नेहरू की बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी। हालांकि नेहरू गांधी को मानते तो बहुत थे, पर फिर भी इस लेवल पे डिफरेंस था कि उतने ज़्यादा वो रिलीजियस नहीं थे नेहरू जितने कि गांधी थे। ही वॉज नॉट ए डॉगमेटिक और मिलिटेंट अथीस्ट, बट ही वॉज नॉट ए स्पिरिचुअलिस्ट ईदर। ही राइट्स ऑफन, एज आई लुक एट दिस वर्ल्ड आई हैव अ सेंस ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ अननाउन डेप्थ्स। What the mysteries is, I do not know. I do not call it God, because God has come to mean much that I do not believe in। उनका ये, लेकिन नेहरू की ये बात थी कि वो कोई मिलिटेंट थीस्ट नहीं थे, वो मार्क्सिस्ट की तरह नहीं थे कि जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो वायलेंस की बात करते हैं। उनका अथीज़म इस तरह का मिलिटेंट अथीज़म नहीं था, लेकिन वो स्पिरिचुअल भी नहीं थे, ठीक है। वो ये मानते थे कि हाँ, मैं ये समझता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन इन मिस्ट्रीज़ को मैं भगवान का नाम नहीं देता हूँ। बट वॉट ही कुड कॉल स्पिरिचुअल, द टर्म दैट ही यूज ऑफन वॉज नथिंग बट वन दैट वी सब्सक्राइब टू मॉरल और एथिकल, एंड नेहरू वॉज ओनली इन दैट नैरो सेंस रिलीजियस इन द फ्रेमवर्क ऑफ साइंस। जो नेहरू थे, नेहरू का के शब्दावली में जो स्पिरिचुअल शब्द था वो था मॉरल होना, एथिकल होना, अपने काम को ईमानदारी से करना, इंटीग्रिटी के साथ करना। नेहरू के शब्दों में जो रिलीजियस होना का मतलब होता था कि आप उतने रिलीजियस होइए जितने जब जहाँ तक साइंस जाती है,
जहाँ जहाँ साइंस का दायरा है। तो इसका रिलीजियस होना भी साइंटिफिक टर्म में ही था कि रिलीजियस होने के जो फ़ायदे हैं, जिससे समाज में ऑर्डर क्रिएट हो, समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में तरक्की हो सके, समाज आगे बढ़ सके, तो उस लिमिट तक जो नेहरू थे वो रिलीजन की बाउंड्री को मानते थे। साइंस वॉज नेहरूज मंत्रा, साइंस एज द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रिसाइज नॉलेज एंड डेलिबरेट रीजनिंग। साइंस ही मंत्र था नेहरू का। वो कहते थे अगर हमें देखना है तो साइंस के नज़रिए से देखिए, हमें कोई ज्ञान को परखना है वो भी साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर ही आप उसको परख सकते हैं। नेहरू साइंस और रिलीजन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी बेहतर तरीके से समझाते हैं। नेहरू साइंटिफिक टेम्पर डिड नॉट परमिट हिम टू बी डॉगमेटिक. He had therefore no attraction for any religion, for say nothing more than superstition and dogmatism in the religion in any religion. नेहरू जो थे वो डॉगमेटिक नहीं थे। डॉगमेटिक होता है जो रिचुअल्स में बिलीव करता हो, जो कर्म कांड में बिलीव करता हो। तो नेहरू किसी भी तरह के डॉगमेटिज्म के खिलाफ थे और वो कहते थे कि हर एक रिलीजन में डॉगमेटिज्म होता है और उनका इसलिए किसी भी रिलीजन की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो रिलीजन्स में जितना भी डॉगमेटिज्म होता है ये और कुछ नहीं है, ये सुपरस्टिशंस हैं। ठीक है। बिहाइंड एवरी रिलीजन नेहरू आर लाइड ले अ मेथड ऑफ अप्रोच विच वाज होली साइंटिफिक अनसाइंटिफिक, क्योंकि नेहरू का ये मानना था कि हर एक धर्म में कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो अनसाइंटिफिक हैं, जो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, जिसको आप साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो। इसलिए वो इस डॉगमेटिज्म के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। But he did recognize that religion does provide some kind of a satisfaction to the inner needs of human nature and give a set of moral and ethical values of life in general. लेकिन वो रिलीजन के इस फंक्शन से बड़ी बेहतर तरीके से सहमत थे कि हाँ, ये ज़रूर है कि रिलीजन हमें संतुष्टि देता है, हमें आत्म संतुष्टि देता है, हमारी जो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करता है, हमें एथिकल भी बनाता है, मॉरल भी बनाता है। क्योंकि नहीं तो जो एक अंधी दौड़ लगी हुई है मटेरियल पोजेशन के लिए वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। नहीं तो इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, वो तो दूसरे को देख देख के ही रोता रहता है। आपके मोहल्ले में अगर कोई आदमी है और वो तरक्की कर रहा है और आप भी तरक्की कर रहे हो, तो आपको अपनी तरक्की की उतनी खुशी नहीं है जिसकी उतनी उसकी तरक्की से दुख है। जैसे एक कहानी बड़ी अच्छी है, वो उसमें ये है कि एक बंदा भगवान की पूजा करता था तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने बोला कि बताओ तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला, भगवान ने बोला कि तुम्हें जो भी चाहोगे उसका डबल जो है वो तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, शर्त ये रहेगी। अब जनाब क्या हो गया कि वो बंदे ने मांग लिया, मान लीजिए कि मुझे 10,000 दे दिया जाए, पड़ोसी को 20,000 मिल गया। अब तो वो बड़ा दुखी हो गया कि यार ये क्या बात हुई, तपस्या तो मैं करता रहा, पड़ोसी ऐसे ही फ़ायदा ले रहा है। तो अब क्या किया, उसने भगवान को बोला, हे भगवान मेरी एक टांग टूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों टांगें टूट गई। उसे बहुत खुशी हुई कि वाह क्या बात है। उसने बोला, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसे अपनी आंख के जाने का अफसोस नहीं है, लेकिन दूसरे की दोनों आंखों के जाने की बड़ी खुशी है। तो ये इंसान की फितरत है कि वो कभी खुश ही नहीं होता है, उसको सारी दुनिया की चीज़ें मिल जाएं वो फिर भी रो ही रहा है। और ये मॉडर्निज्म का क्राइसिस भी है, ये हम बेहतर जानते हैं। तो रिलीजन का ये जो रोल है, इससे जो नेहरू हैं वो सहमत थे। रिलीजन वॉज एक्सेप्टेबल टू नेहरू ओनली टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट। He was not a religious man, nor would he ever spend time as a routine for morning and evening worshipping. नेहरू ऐसे नहीं थे कि सुबह उठ के पूजा पाठ करेंगे, इबादत करेंगे या शाम को करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि एक रिलीजियस आदमी की ज़िंदगी के समय का जो कुछ हिस्सा होता है वो ऊपर वाले की इबादत में चला जाता है, लेकिन नेहरू के लिए ये एक टाइम वेस्टिंग था और कुछ भी नहीं था। साइंस वॉज मच प्रेफरेबल टू रिलीजन, नेहरू यूज्ड टू आर्ग्यू एंड कंटिन्यू। साइंस ही नेहरू के लिए रिलीजन था। और नेहरू जो थे वो सेकुलरिस्ट थे, वो सेकुलरिज्म की फ़िलॉसफी पे यकीन करते थे। उनका सेकुलरिज्म का सिद्धांत ये कहता था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स लोगों की भलाई के लिए होता है, पॉलिटिक्स पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है, लेकिन रिलीजन इंडिविजुअल अफेयर है।
वो इंसान का अपना फेथ है, अपना विश्वास है। और रिलीजन को सिर्फ उसी चार दीवारी में रहना चाहिए, क्योंकि जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आ जाता है तो वो कम्युनल शेप ले लेता है, वो डिविजन्स क्रिएट करता है, वो हेटेडनेस क्रिएट करता है। तो ऐसी हेटेडनेस ना क्रिएट हो, इस तरह का कम्युनलिज्म ना क्रिएट हो, इसलिए नेहरू कहते हैं कि हर एक का अपना अपना विश्वास है, वो अपने अपने लेवल पे मानता रहे, उसमें स्टेट को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, नेहरू से सम पीपल थिंक दैट इट मीन्स समथिंग अपोज टू रिलीजन, दैट ऑब्वियसली इज नॉट करेक्ट। हालांकि नेहरू जी भी कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है हर वो चीज़ जो रिलीजन के खिलाफ हो। तो कहते नहीं, रिलीजन के खिलाफ नहीं है सेकुलरिज्म, सिर्फ इसकी ये डेफिनेशन है कि जो स्टेट है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी उसके रिलीजन के आधार के ऊपर, कि ये हिंदू है तो ये मिलना चाहिए, या ये मुस्लिम है तो ये नहीं मिलना चाहिए, या किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे दिए जाए या किसी को नहीं दे दिए जाए, सिर्फ उसके रिलीजियस फेथ की वजह से। उसमें स्टेट का कोई भी लेना देना नहीं होगा। स्टेट जो है वो हमेशा तटस्थ रहेगी, सेपरेटेड रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। उसके लिए उस स्टेट के कामकाज में रिलीजन की कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। If somebody is an atheist, he is free not to have any faith. State is not going to interfere in somebody's belief system. State कभी भी किसी को ये नहीं कहेगी कि आप इस रिलीजन को फॉलो करो या इस रिलीजन को फॉलो नहीं करो। वो किसी भी तरह से किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। उसके लिए सारे नागरिक एक जैसे हैं, जो मर्जी जिस भी रिलीजन को बिलीव करता है वो कर सकता है। इवन कि जो आदमी रिलीजन को बिलीव नहीं भी करता है, जिसका फेथ किसी भी रिलीजन में नहीं है, वो बिल्कुल अथीस्ट है, वो भगवान को नहीं भी मानता है, ये भी उसका फेथ है, ये भी उसको आज़ादी है, वो ऐसा भी कर सकता है और स्टेट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगी। Religion does not teach hatred and intolerance. All religions speak the truth. That is the essence of each religion. नेहरू कहते हैं कि रिलीजन को हमें कभी भी नैरो सेंस में नहीं लेना चाहिए। रिलीजन कभी भी नफ़रत नहीं सिखाता है, इंटॉलरेंस नहीं सिखाता है। सारी दुनिया के रिलीजन हमें सच बोलना सिखाते हैं, दूसरों का भला करना सिखाते हैं। हर एक रिलीजन का यही एसेंस है असल में, कि आपने ह्यूमन वेलफेयर करनी है। अगर कोई रिलीजन इन प्रिंसिपल से हट के बात कर रहा है तो हम उसे रिलीजन भी नहीं कहेंगे। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट रिलीजियस बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स डज नॉट हेल्प सोशल प्रोग्रेस। इस नेहरू ये भी कहते हैं कि जब राजनीति रिलीजन के आधार पे होती है तो समाज में तरक्की नहीं होती है, वो सिर्फ हेटेडनेस को जन्म देती है। At the same time, Nehru had respect for Gandhi's views on the role of religion in politics. हालांकि जो नेहरू थे, वो जो गांधी का जो फिलॉसफी थी कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में बड़ा ही रोल है, गांधी जी बात से सहमत थे। गांधी कहते थे कि जो लीडर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें रिलीजियस होना चाहिए। लेकिन गांधी का यहाँ पे रिलीजियस होने का मतलब डॉगमेटिक होना नहीं है। यहाँ गांधी का रिलीजियस होने का मतलब है एक अच्छा इंसान, मॉरल इंसान, एथिकल इंसान। क्योंकि गांधी ये कहते थे कि अगर हमारा नेता मॉरल नहीं होगा, एथिकल नहीं होगा, तो वो करप्ट होगा, और करप्ट नेता जो होता है वो देश के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक राजनेता को मॉरली और एथिकली पूरी तरह से वो ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, जिसे वो राम राज्य की एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि यहाँ राम राज्य का मतलब है वो आइडियल स्टेट जहाँ पे किसी के साथ भी गलत नहीं हो रहा है, सभी अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं और स्टेट किसी के साथ भी धक्का नहीं कर रही है। For Gandhi, religion can teach the politicians to be moral and ethical. It has a role in a society for teaching moral values and maintaining an ethical order. गांधी का ये जो सिद्धांत है कि हर नेता को मॉरल और एथिकल होना चाहिए, शायद आज के दौर में ये हमें कमी दिखती है। इसलिए हम देखते हैं जब हमारे नेता बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं तो बड़े बड़े घोटाले करने लग पड़ते हैं। पहले तो वो ये कहते हैं कि हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके नौकर हैं, लोगों को ये कह के वोट लेते हैं। बाद में जब जीत जाते हैं फिर लोगों को कहते हैं आप हमारे गुलाम हो और आप हमारे नौकर हो। पहले तो लोगों के घर में जा जा के वोट मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, और जब नेता बन जाते हैं तो किसी आदमी से मिलते भी नहीं हैं और दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी लगा देते हैं और लोगों को कहते हैं अगर किसी ने मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आए। तो इस तरह का बिहेवियर क्या है? ये मॉरली करप्ट बिहेवियर है कि आपका नेता तो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, उसके पास बहुत सिक्योरिटी है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री मिल रही हैं, लेकिन उसी के राज में
उसके जो जनता है वो भूखे मर रही है, वो बेरोज़गारी का शिकार है, वो गरीबी का शिकार है, लेकिन उस नेता को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर लीजिए, लेकिन जब तक आप मॉरली और एथिकली अपराइट नहीं होते हैं उस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। हमें कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको रियलाइज़ कराना है कि आप गलत कर रहे हो। जब वो अंदर से इस बात को फील करेगा तो वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि गांधी कहते थे कि बुरे को नहीं मारना है, बुराई को मारना है। हमारी लड़ाई इविल डूअर से नहीं है, इविल से है, उस बुराई से है। इसलिए उस बुराई को मिटाने के लिए उस व्यक्ति की जो चेतना है, उसकी जो आत्मा है, आपको उस पर स्ट्राइक करना है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो कि मैं गलत हूँ। इसलिए गांधी का जो रिलीजन है वो पॉलिटिशियंस को क्या कहता है कि आपको एथिकली और मॉरली अपराइट होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम, लेकिन नेहरू इस बात से सहमत है, बट एट द सेम टाइम ही अपोज द व्यू दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन नेहरू इस बात से सहमत नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है वो रिलीजन के नाम पे बननी होनी चाहिए। जैसे हम उस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौर की बातें याद करें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक रिलीजन के पक्षधर थे और वो कहते थे, जैसे उनकी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो कहते थे कि मुस्लिम लीग ही जो है मुसलमानों की असल में एडवोकेसी करती है, उनके राइट्स की प्रोटेक्टर है। इस तरह से उन्होंने, जिन्ना ने एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बात की थी, जबकि नेहरू और गांधी इस बात से सहमत नहीं थे। क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाओगे तो कम्युनलिज्म और डिविजन्स क्रिएट होंगी और ये अच्छा नहीं है देश के लिए। और हम जानते भी हैं कि जब 1940 में अलग पाकिस्तान की डिमांड की गई तो बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए और हज़ारों लोगों का कत्ल रिलीजन के नाम पे हो गया। और बाद में जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लाखों इनोसेंट लोग कत्ल कर दिए गए जिन्हें ये पता भी नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बेकसूर लोगों को मरवा दिया। तो इसलिए कभी भी रिलीजन के नाम के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो जनमानस के लिए भला नहीं कर सकती है। क्योंकि रिलीजन इंसान का इंडिविजुअल अफेयर है, स्टेट को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को गाइड नहीं करना चाहिए कि आप इसको फॉलो करो और इसको फॉलो नहीं करो। That created hatred between different religions and hatred breeds violence and intolerance among people। क्योंकि हम अगर वो उस दौर की वो सारी मूवीज़ देखें जो उस समय पे बनी हुई हैं तो वो मूवीज़ में जब हम देखते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं कि वो दौर के लोग कितने सीधे साधे लोग थे। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उनको कत्ल करवा दिया। कितनी ही लड़कियां थी उनके रेप्स हो गए, उनके मर्डर हुए, कितने परिवार उजड़ गए, लाशों के ढेर पड़ गए। तो वो क्यों हुआ? उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था। लोग ऐसी आज़ादी नहीं मांग रहे थे कि जिससे उनका कत्ल ही हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम जहाँ से बिल्कुल पता चलता है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो समाज में नफ़रत पैदा करती है, इंटॉलरेंस क्रिएट करती है। जब किसी समाज में दूसरे रिलीजन के लोग माइनॉरिटी में होंगे तो वो इनसिक्योर फील करते हैं और वही जब वो उनके साथ कहीं वायलेंस करेंगे तो दूसरी जगह पे वही जो मेजॉरिटी में है वो जब माइनॉरिटी में होंगे तो फिर वहाँ की जो मेजॉरिटी है वहाँ की माइनॉरिटी के साथ गलत करेगी। तो ये कहाँ तक रुकेगा? क्योंकि महात्मा गांधी की एक बड़ी अच्छी कोट है, वो ये कहते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स वर्ल्ड ब्लाइंड। आँख के बदले आँख का सिद्धांत रखोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो नफ़रत से नफ़रत को नहीं मिटाया जा सकता है, नफ़रत को प्यार से मिटाया जा सकता है। तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ें ना करें, कोई ऐसी डिविजन्स ना क्रिएट करें जिससे समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट हो, नफ़रत पैदा हो। He agreed to the point that religious equality can be the basis of creating a peaceful and harmonious society। हालांकि नेहरू इस बात से सहमत है कि रिलीजन हमें शांति का संदेश भी देता है। विदाउट सोशल पीस नो सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल। चेंजिंग द रिलीजन ऑफ ए ग्रुप कैन क्रिएट social disharmony। Though he theoretically agreed to this point of view, did not support it politically। नेहरू was secularist। नेहरू ये मानते थे
कि किसी भी समाज में तब तक तरक्की नहीं हो सकती जहाँ पे शांति ना हो। अगर लोग वहाँ पे झगड़ा ही करते रहें, वहाँ पे सोशल टर्माइल ही होता रहेगा, तो कभी भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और कभी जब हम किसी एक ग्रुप का रिलीजन चेंज करने के पीछे पड़ जाएंगे तो वो भी समाज में डिसहार्मनी ही क्रिएट होगी, क्योंकि फोर्सफुल कन्वर्जन से लोग खुश नहीं होंगे और वो वायलेंस और हेटेडनेस को जन्म देगा। नेहरू एक सेकुलरिस्ट थे, ही डिसअप्रूव्ड बोथ द हिंदू कम्युनलिस्ट एज वेल एज द मुस्लिम कम्युनलिस्ट। नेहरू ट्रू सेकुलरिस्ट थे, वो ना ही वो हालांकि वो फैमिली वाइज उनका रिलीजन हिंदू था, लेकिन वो हिंदू कम्युनलिज्म के भी अगेंस्ट थे जितना कि वो मुस्लिम कम्युनलिज्म के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कम्युनलिज्म किसी भी फॉर्म में हो वो गलत ही होता है, क्योंकि वो हमें कट्टर बनाता है, रिजिड बनाता है, फंडामेंटलिस्ट बनाता है, फैनेटिक बनाता है, और जो देश की तरक्की के लिए बेहतर नहीं है। His loyalty to secularism has been a great relief to minority groups in India. His belief in scientific methodology with its stress on rationalism has helped the evolution of nationalist political ideology. ये नेहरू का विज़न ही था जो हम देखते हैं कि जिस समय आवाज़ें उठ रही थी कि धर्म के नाम के ऊपर राष्ट्र बनना चाहिए, उस समय दो चेहरे नेहरू और गांधी इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि रिलीजन के नाम के ऊपर स्टेट ज़्यादा देर नहीं चल सकती हैं, और ये बाद में प्रूव भी हुआ है, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख ही रहे हैं। इसलिए भारत का संविधान सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स की एडवोकेसी करता है। और जब रिलीजन के नाम के ऊपर डिविजन्स भी हुई, लेकिन भारत ने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और ये बोला कि ये स्टेट सेकुलर स्टेट है, यहाँ मुस्लिम रह सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम यहाँ इसी देश में रहना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसलिए हमने देखा आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज़ादी के बाद, हालांकि एक अलग स्टेट बना रिलीजन के नाम के ऊपर, पर फिर भी मुसलमानों ने भारत में ही रहना पसंद किया, क्योंकि उनको लगा कि यही हमारा देश, हम यही मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस हमें क्यों जुदा कर रहे हैं। तो ये भारत का एक नज़रिया था, ये एक विज़न था, इसी विज़न ने इस देश को इतनी तरक्की दिलाई है। अगर भारत का संविधान हमें सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल नहीं सिखाता तो आज हम ये को एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसी देश में कहीं पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो कहीं पे वो मेजॉरिटी में भी हैं, कहीं सिख माइनॉरिटी में है तो कहीं सिख मेजॉरिटी में भी हैं, तो ये देश इकट्ठा नहीं रह पाता, ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ये एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता को दिखाता है उस समय के नेशनलिस्ट लीडर्स की। साइंटिफिक ह्यूमनिज़म, नेहरू जो है वो साइंटिफिक ह्यूमनिज़म की बात करते हैं। हालांकि जो साइंटिफिक ह्यूमनिज़म की बात मार्क्स भी करते हैं, लेकिन जो मार्क्स के ह्यूमनिज़म से जो नेहरू हैं वो सहमत नहीं है, क्योंकि नेहरू ये कहते कि जो मार्क्स का ह्यूमनिज़म है वो हमें नफ़रत करना सिखाता है। जैसे वर्कर क्लास को वो सिखाता है कि वो कैपिटलिस्ट क्लास से नफ़रत करे, लेकिन हमें नफ़रत नहीं करनी है, हमें ह्यूमनिस्ट होना है और ट्रू सेंस में ह्यूमनिस्ट होना है। ठीक है, इसलिए नेहरू का जो ह्यूमनिज़म है उसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है मार्क्स का और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है गांधी का, तो वो दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है। क्योंकि वो मार्क्स के ह्यूमनिज़म से तो सहमत हैं लेकिन उसकी हॉस्टिलिटी से सहमत नहीं है, लेकिन गांधी की वो स्पिरिचुअलिज्म की प्रिंसिपल से सहमत हैं कि इंसान को मॉरली एथिकली अपराइट होना चाहिए, तभी वो दूसरों का भला कर सकता है। क्योंकि गांधी का जो ट्रस्टीशिप का आइडिया था वो यही तो कह रहा था कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, इसके ट्रस्टी हैं, इसलिए हमें ये समाज की प्रॉपर्टी है तो इसको बांट देना है। वो तभी पॉसिबल होगा जब वो जो कैपिटलिस्ट होगा, जहाँ जो उसका मालिक होगा उस संपत्ति का, वो क्या होगा, वो ह्यूमनिस्टिक होगा, उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होंगी। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म फॉर्म्स द बेसिक कंटेंट ऑफ नेहरूज व्यूज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमैनिटी इज़ इट्स गॉड एंड सोशल सर्विस इज़ इट्स रिलीजन। नेहरू का कहता है मानवता ही भगवान है और मानवता की सेवा ही धर्म है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत था किसका, नेहरू जी का। ह्यूमैनिटी इज़ इट्स गॉड एंड सोशल सर्विस इज़ इट्स रिलीजन, कि अगर आप दुनिया की सेवा करते हो, उस ऊपर की वाले की बनाई हुई कायनात की सेवा करते हो तो उसकी ही सेवा हो जाती है। आप उसकी सेवा नहीं करते, आप उसके बनाई हुई प्रकृति को, उसके बनाए हुए लोगों को दुखी करते हो और उसकी चाहे जितनी मर्जी इबादत करते रहो, वो आप फिर रिलीजियस नहीं हो, आप ढोंगी हो, आप पखंडी हो, आप उसके बताए हुए रास्ते पे
नहीं चल रहे। ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा ये कहे मैं अपने बाप को तो मानता हूँ लेकिन उसकी बात नहीं मानता हूँ, तो ये क्या बात हुई? जहाँ मैं उसकी इज्जत तो करता हूँ लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ, तो ये कौन सी इज्जत कर रहे हो आप उसकी जब उसकी बात ही नहीं मान रहे हो? नेहरू ऑलवेज लुक्ड अपॉन साइंस एज एन इफेक्टिव मीन्स फॉर द लिबरेशन ऑफ मैन। नेहरू कहते हैं कि विज्ञान ही एक ऐसा तरीका है जो इंसान को आज़ाद कर सकता है, लिबरेट कर सकता है। तो ये था आज का लेक्चर नेहरू के ऊपर कि उनके वो किस तरह से एक मॉडर्न थिंकर्स हैं। तो होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।